हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और अब हम लोग सॉलिड स्टेट्स में वीडियो नंबर 3, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल की। क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल की बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को सीखेंगे। तो क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। देखो एक बात समझो, आपके पास में कोई सॉलिड अभी अवेलेबल है, उस सॉलिड को आप जो देख रहे हो वो एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा जायंट मॉलिक्यूल है। भले ही आप एक छोटे से नमक या शक्कर के दाने को देख रहे हो, या अगर आप मेरी उंगली पर मौजूद स्टोन पुखराज को देख रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा पत्थर है, लेकिन अगर अपन इसको केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत जायंट मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा जायंट मॉलिक्यूल है। समझ रहे? तो भाई ये जायंट मॉलिक्यूल बना कैसे? आप बोलोगे सर अगर हम बिल्कुल छोटे लेवल पर चले जाएं तो ये एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। मैंने कहा देखो एटम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एटम कभी अकेला इस दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं, तो एटम एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल से बना है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या एक अकेला मॉलिक्यूल है? नहीं, ऐसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों मॉलिक्यूल्स प्रॉपर तरीके से जुड़ के एक रेगुलर 3 डायमेंशनल तरीके से, क्योंकि हम लोग अब सब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे, एमॉर्फस नहीं पढ़ेंगे, तो सारे मॉलिक्यूल एक रेगुलर 3 डायमेंशनल तरीके से अटैच्ड हुए हुए होंगे। तो मॉलिक्यूल 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 जुड़कर एक शेप बनाया होगा, फिर वैसे बहुत सारे शेप बनकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने वो मूवी देखी है जय हो? वैसे तो बहुत गंदी मूवी है, मैंने नहीं देखी, पर मैंने देखी भी है और मैंने उसके अंदर सुना है कि वो बोलता है सलमान खान कि मैंने आपकी मदद करी तो आप मुझे बदले में थैंक यू मत बोलो, आप और 3 लोगों की मदद करो, और उनको बोलना कि आप मुझे थैंक यू मत बोलो और उनको बोलना आप और 3 लोगों की मदद करो। तो शुरुआत सलमान खान से हुई, उसने 1 की मदद करी, उस 1 ने 3 की करी, वो 3 ने 9 की करी, वो 9 ने 81 की करी, 81 ने न जाने कितनों की करी। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल पहले आया, वो मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ मिला, इनने ग्रुप बनाया, फिर ऐसे बहुत सारे ग्रुप मिल गए और इन्होंने एक बड़ा सॉलिड मॉलिक्यूल बना लिया। समझ में आ गई बात? तो एक सॉलिड कुछ इस प्रकार बनता है। तो अब ये क्रिस्टल लेटाइस क्या है? तो यहां पर आप देखो, लेट से यहां पर एक मॉलिक्यूल, किसी भी एक एग्जांपल मान लो, एक मॉलिक्यूल यहां पर है, 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 एक मॉलिक्यूल ठीक इसके नीचे 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 है, और एक मॉलिक्यूल ठीक इसके नीचे है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बीच में करेंगे, फिर कहेंगे एक मॉलिक्यूल यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर एक मॉलिक्यूल इसके नीचे, एक मॉलिक्यूल इसके नीचे, एक मॉलिक्यूल इसके नीचे, एक मॉलिक्यूल इसके नीचे और एक मॉलिक्यूल इसके नीचे। अब ये जो आपके सामने अभी राइट नाउ स्ट्रक्चर है, यही है क्रिस्टल लेटाइस। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूं। क्रिस्टल लेटाइस क्या होता है? क्रिस्टल लेटाइस इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लेटाइस पॉइंट्स of a lattice points to form a लार्ज सॉलिड, मतलब छोटे छोटे लेटाइस पॉइंट्स का
एक बड़ा सा एक रेगुलर सा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसे क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। क्रिस्टल लेटाइस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, जब ये सब पढ़ लेंगे तब आपको एक साथ ये चीज समझ में आ जाएगी। तो क्रिस्टल लेटाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लेटाइस पॉइंट्स। लेटाइस पॉइंट्स, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? लेटाइस पॉइंट। तो दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज लेटाइस पॉइंट्स। नाउ दीज लेटाइस पॉइंट्स आर नथिंग बट, अब ये लेटाइस पॉइंट्स और कुछ नहीं, दीज लेटाइस पॉइंट्स आर नथिंग बट एटम्स, यानी ये हो सकता है एटम्स हो, ये हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, या ये हो सकता है आयन्स हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल एंड इट कैन बी आयन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज लेटाइस पॉइंट्स, यानी एक बात समझना, अब जब भी मैं सॉलिड स्टेट्स में किसी भी सॉलिड के फॉर्मेशन की बात करूंगा, मैं हमेशा लेटाइस पॉइंट ही चिल्लाऊंगा। मैं कभी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन नहीं कहूंगा, मैं हमेशा क्या चिल्लाऊंगा? लेटाइस पॉइंट। तो लेटाइस पॉइंट्स आप समझ जाना कि वो एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सॉलिड कैसा है। अगर आयोनिक सॉलिड है तो आप समझ जाएंगे लेटाइस पॉइंट उसका कैटायन एनायन होगा। अगर वो मेटेलिक सॉलिड है तो आप समझ जाएंगे कि उसका लेटाइस पॉइंट एटम होगा। और अगर वो कोवेलेंट टाइप का सॉलिड है तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो नाउ दीज लेटाइस पॉइंट्स आर joined, these lattice points are joined by imaginary lines, to visualize a specific या प्रॉपर ज्योमेट्री। एक प्रॉपर ज्योमेट्री देखने के लिए आप लोग इन्हें हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ेंगे। मतलब रियलिटी में सॉलिड, ये तो खैर 2D स्ट्रक्चर है, तो 2D स्ट्रक्चर कैसा है? ये पार्टिकल और ये उसके पीछे वाला पार्टिकल, मतलब कि अगर ये पार्टिकल सामने है तो अगर ये वाला पार्टिकल सामने है यहाँ पर, तो ये वाला पार्टिकल इसके पीछे है। अभी आपको ये सिर्फ सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, इसको ऐसे ना रखते हुए इसको ऐसे रख दिया ताकि आपको ये आगे वाला पार्टिकल और पीछे वाला पार्टिकल दोनों दिख जाए। तो असलियत में ये ऐसे होते हैं, लेकिन इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इन लेटाइस पॉइंट्स को क्या करते हैं? इमेजिनरी लाइंस से जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार। हम इन्हें हाइपोथेटिकल लाइंस से कुछ इस प्रकार जोड़ देते हैं। फिर मैं इसको और जोड़ देता हूं, ये इसको मैंने जोड़ दिया तो मैंने फिर इसको भी जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया तो फिर मैंने इसको भी जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया तो फिर मैंने इसको भी जोड़ दिया, और फिर इसके बाद मैंने इनको जोड़ दिया इस तरीके से। तब आप यहां पर खुद देख पा रहे हो कि ये ढेर सारे, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे क्यूब्स एक के पास एक के पास एक के पास एक 4 क्यूब रख दिए गए हैं। और इन्हीं सब को, अब ये क्या है, इन पार्टिकल से मिलके एक क्यूब बना। अब आप जरा इस क्यूब पर फोकस करो, ये वाले क्यूब पर जरा फोकस करो, ये वाले क्यूब पर। अब इस क्यूब के पास में भी क्यूब है, इस क्यूब के इधर भी क्यूब है। अब रियलिटी में, असलियत में, इस क्यूब के पीछे भी क्यूब होगा, इस क्यूब के आगे भी क्यूब होगा, इस क्यूब के ऊपर भी, यहां पर भी क्यूब होगा, और इस क्यूब के नीचे यहां पर भी क्यूब होगा। तो एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और वो 6 तरफ से, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और वो 6 तरफ से, 6 साइड से क्या है, क्यूब से घिरा हुआ है। तो क्यूब के आगे भी क्यूब, पीछे भी क्यूब, साइड में क्यूब, साइड में क्यूब, ऊपर भी क्यूब, नीचे भी क्यूब। फिर उन क्यूब्स के भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं क्यूब्स होंगे, फिर उन क्यूब के भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं क्यूब्स होंगे, और ये सब इकट्ठे होके बड़ा सा सॉलिड बना लेते हैं। समझ पा रहे हो बात को? और इसे ही तो क्रिस्टल लेटाइस बोला जाता है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या आपको क्रिस्टल लेटाइस अच्छे तरीके से समझ में आया? व्हाट आर क्रिस्टल लेटाइस? क्रिस्टल लेटाइस एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, किसका? लेटाइस पॉइंट्स का, टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड। लार्ज सॉलिड बनाने के लिए जब लेटाइस पॉइंट एक रेगुलर तरीके से 3 डायमेंशनल तरीके से जुड़ जाते हैं तो वो क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज लेटाइस पॉइंट्स। इन पार्टिकल्स को लेटाइस पॉइंट्स बोला जाता है। असलियत में लेटाइस पॉइंट क्या होते हैं? सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड एटॉमिक है
तो लेटाइस पॉइंट एटम होंगे। ये सारे पॉइंट्स गोले गोले एटम के हो सकते हैं, ये सारे गोले गोले मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, या ये सारे आयंस के हो सकते हैं। रियलिटी में इनके बीच में कोई लाइन नहीं होती, ये सब पास पास चिपके हुए होते हैं, 3 डायमेंशनल दिख रहे होते हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं ताकि हम इनकी ज्योमेट्री को विजुअलाइज कर सके। तो ये होता है आपका लेटाइस पॉइंट। पहले जरा इतना नोट कर लो, फिर इसको रब करते हैं और फिर यूनिट सेल क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं, बट पहले इसको जरा इतना नोट करो। हाँ बच्चों, तो लेटाइस पॉइंट लिख लिया। अब चलते हैं और समझते हैं कि ये यूनिट सेल क्या होता है। अब बेटा यूनिट सेल का मतलब मैं आपको यहां पर लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, दैट व्हाट इज अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल क्या होता है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। सो यूनिट सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट, क्या होती है यूनिट सेल? इट्स द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, कैसी रिपीटिंग? 3 डायमेंशनल। इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस। किसी भी एक क्रिस्टल लेटाइस का जो सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट होता है वो कहलाता है यूनिट सेल। कैसे? देखो अपन एक काम करते हैं, अब इसको यूनिट सेल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कौन सी दिख रही है? अगर मैं ये सब रब कर दूं, अगर मैं ये सब हटा दूं, मैं सब चीज भूल जाऊं, तब आपको यहां पर सिर्फ एक क्यूब दिख रहा है। तो यही क्यूब ही तो जुड़ रहे हैं, एक क्यूब से दूसरा क्यूब, दूसरे क्यूब से तीसरा क्यूब, तीसरे क्यूब से चौथा क्यूब, चौथे क्यूब से पांचवा क्यूब, क्यूब के आगे क्यूब, क्यूब के पीछे क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब। समझ में आ रही बात आपको? क्यूब ही क्यूब। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। एक 3 डायमेंशनल यूनिट है, आप देख सकते हो क्यूब एक 3 डायमेंशनल यूनिट होता है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? अब इस यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आप किस तरीके से इस यूनिट सेल को क्लासिफाई करोगे, आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली बात, लेट्स इमेजिन दिस, हम इस पार्टिकल को, इस लेटाइस पॉइंट को ध्यान में रख के समझते हैं। अब आप यहां पर देखो, इस पार्टिकल से ऊपर की ओर एक लाइन जा रही है जो इस यूनिट सेल के हाइट को बता रही है। तो लेट्स से ये हो गया ए, जो इस यूनिट सेल की हाइट को बता रहा है। भाई क्यूब है ना, तो हाइट होगी क्यूब की। ये जो लाइन जा रही है, लेट्स से ये इसकी लेंथ को बता रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। और ये वाली जो लाइन जा रही है ये इसकी विड्थ को बता रहा है, तो उसको मैंने नाम दे दिया सी। तो बच्चों यूनिट सेल के सबसे पहले जो 3 पैरामीटर्स होते हैं, इन 3 पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं एजेस ऑफ अ यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल की 3 एजेस होती है। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या बोलेंगे? देयर आर 3 एजेस ऑफ अ यूनिट सेल। किसी भी एक यूनिट सेल की 3 एजेस होती हैं। कौन कौन सी? ए, बी एंड सी, विच रिप्रेजेंट लेंथ, विड्थ एंड हाइट। आप इनको कुछ भी बोल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? जरा ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लो कि किसी भी यूनिट सेल के 3 एजेस होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर आप देखो, इस ए और बी के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये देखो एक एंगल बन गया यहां पर इस तरीके का। तो ये एंगल को अपन नाम देंगे गामा। ए और सी के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको अपन नाम देंगे बीटा। और इस बी और सी के बीच में भी एक एंगल काम कर रहा है, इसको अपन नाम देंगे अल्फा। तो देयर आर 3 बॉन्ड एंगल्स, there are 3 bond angles present in a unit cell, एक यूनिट सेल के अंदर आपको 3 बॉन्ड एंगल यहां पर दिखाई पड़ेंगे। इन्हें बॉन्ड पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ए और बी के बीच में क्या दिखाई देगा? गामा। इसको ऐसे याद रखो, ए बी सी, गामा क्या हो गया? सी।
अच्छा, बी और सी आपका फेवरेट वर्ड, बी सी करते रहते हो दिन भर। बी सी के बीच में क्या गायब है? ए, तो ए यानी अल्फा, एंड ए और सी के बीच में क्या गायब है? बीटा, तो अल्फा बीटा गामा, ये तीन आपके क्या हो गए? एंगल्स हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये टोटल 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम आगे चल के यूनिट सेल का अभी कुछ देर में क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो हाउ वी कैन क्लासीफाई यूनिट सेल, पहले तो उसकी एज लेंथ देख लेंगे कि क्या है, और फिर उसके 3 बॉन्ड एंगल्स देख लेंगे, अल्फा बीटा और गामा क्या है। तो इसके बेसिस पर अब हम लोग आगे यूनिट सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो बच्चों ये हो गया आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल के 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमको, किसके कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है। पहला तो एंगल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, एंगल हो गया। एंगल के बाद आप लोगों को क्या करना है? आपको इसकी एजेस याद रखनी है, ABC, और ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो जरा आप इसको नोट कर लो। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, आपको रब करके पहले ये बताऊंगा कि इन ABC और अल्फा बीटा गामा के हिसाब से कितने प्रकार के शेप वाइज यूनिट सेल हो सकते हैं, या यूनिट सेल के कितने पॉसिबल शेप हो सकते हैं, पहले हम लोग वो देखेंगे। और उसके भी पहले हम लोग इसको रब करके पहले यूनिट सेल्स देख लेते हैं कि यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, अपन यूनिट सेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन तभी समझ में आएगा। तो पहले ये चीज क्लियर हो गई, रब करें इसको। चलिए सुपर्ब, आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट सेल को किस प्रकार, किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। चलो, तो अब यहां पर आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ यूनिट सेल। चलो हेडिंग ये डालो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर? बेटा बेसिकली अपने पास में 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। कैसे? सबसे पहला टाइप इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ व्हाट आर प्रिमिटिव यूनिट सेल? बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसे यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स। भाई एक यूनिट सेल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। तो इस यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर 8 लेटाइस पॉइंट हो, बस इन्हें बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? 8 लेटाइस पॉइंट्स ऑन 8 कॉर्नर्स, बस इस टाइप के यूनिट सेल को बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल्स या सिंपल क्यूबिक सेल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म SCC होता है। सिंपल क्यूबिक सेल जिसके पास 8 कॉर्नर पर मात्र 8 लेटाइस पॉइंट हो। भाई अगर 8 से कम होगा तो लेटाइस पॉइंट ही नहीं बनेगा, 8 तो चाहिए, 8 से ज्यादा ना हो। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, अब बच्चों ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स अब अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है BCC, that is body centered cubic सेल या यूनिट सेल। ना बॉडी सेंटर का क्या मतलब है? एक क्यूब इमेजिन करो जिसके 8 कॉर्नर्स हैं। ये क्यूब अपन ने इमेजिन करा, इस क्यूब के क्या है? 8 कॉर्नर्स है। तो 8 कॉर्नर्स पहले बना लेते हैं तभी समझ में आएगा। तो ये अपन ने इसके 8 कॉर्नर्स बना दिए, ठीक है। इमेजिन करो एक रूम है, आप इस रूम को भी इमेजिन कर सकते हो जहां पर आप बैठे हो। इस रूम के 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। तो ये एक आपका रूम बन गया, क्यूब बन गया। अब इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक लेटाइस पॉइंट और पड़ा हुआ है। इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ एक बिल्कुल बीचों बीच एक लेटाइस पॉइंट और पड़ा हुआ है। तो इस तरीके के यूनिट सेल्स को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। मतलब 8 लेटाइस पॉइंट्स
एट कॉर्नर्स प्लस 1 लेटाइस पॉइंट इन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल इन 8 के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से और उस कॉर्नर से, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। उसको अपन बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेकेंड होता है आपका FCC, उसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। अब फेस का मतलब क्या है, अपन एक यूनिट सेल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 कॉर्नर के बिना तो यूनिट सेल बनना पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बात इमेजिन करो, किसी भी क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब के कितने फेस होते हैं, जैसे एक दीवार ये हो गई, एक दीवार सामने वाली हो गई 2, एक दीवार इधर वाली हो गई 3, एक दीवार इधर वाली हो गई 4, 4 दीवार हो गई, फिर एक छत 5 और एक ज़मीन 6, तो टोटल 6 साइड्स हो गई। तो किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस पर अगर एक पार्टिकल हो, हर फेस पर अगर एक लेटाइस पॉइंट हो, ऊपर दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बॉटम, ये मैंने डॉट 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 लाइन से बैक वाला बनाया है, और यहां पर ये वाला मैंने फ्रंट वाला बनाया। तो अब आप यहां पर देख सकते हो, ये ऊपर और ये नीचे वाला, ये लेफ्ट और ये राइट वाला, और ये पीछे और ये आगे वाला। टोटल आपके पास में क्या है यहां पर 8 लेटाइस पॉइंट्स एट कॉर्नर, 8 लेटाइस पॉइंट्स एट कॉर्नर प्लस 6 लेटाइस पॉइंट एट फेसेस। तो इस तरीके के जो यूनिट सेल्स आपको मिलते हैं उन्हें बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जल्दी से इतना नोट करो, हो गया, इतना नोट कर लिया। चलो, तो प्रिमिटिव हो गए, BCC हो गया, FCC हो गया। अब थर्ड टाइप का जो कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है उसको बोलते हैं ECC, दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। नाउ व्हाट आर एंड सेंटर्स? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक यूनिट सेल है इस प्रकार का, ये आपका यूनिट सेल हो गया, ये इनके बीच में अपन ने लाइंस बना दी, ये अपन ने इसको जोड़ दिया, ये आपका यूनिट सेल बन गया। नाउ बेटा एंड सेंटर का मतलब होता है कोई दो अपोजिट फेसेस पर, कोई दो अपोजिट फेसेस पर अगर लेटाइस पॉइंट हो तो वो एंड सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक लेटाइस पॉइंट छत पे रखा है तो दूसरा उसके अपोजिट आपको कहां रखना पड़ेगा, जमीन पे। या अगर आप लोगों ने एक यहां पीछे बैक साइड रखा है तो एक आपको यहां पर फ्रंट साइड रखना पड़ेगा अपोजिट में एक दूसरे के। या अगर आप लोगों ने एक अगर लेफ्ट साइड रखा है तो दूसरा आपको राइट साइड रखना पड़ेगा एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ये होते हैं एंड सेंटर, यानी कि ऐसे यूनिट सेल जिसमें 8 लेटाइस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स, 8 लेटाइस पॉइंट कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, प्लस 2 लेटाइस पॉइंट ऑन अपोजिट फेसेस। 2 लेटाइस पॉइंट्स कहां होंगे, अपोजिट फेसेस पर होंगे। तो ये हो गए आपके यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशन। दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई अ यूनिट सेल। तो प्लीज जरा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, एक है ना एज सेंटर भी समझ लो। वैसे कोई यूनिट सेल अपने को ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट वो एज सेंटर क्या होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक होता है एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब एज का मतलब क्या होता है बेटा, एक यूनिट सेल की, यानी आप अपने कमरे का, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, अपने कमरे में कितनी एजेस है, मतलब दो कॉर्नर्स के बीच में जो लाइन बनी हुई, जैसे ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, तो कितनी एज होती है, जरा ये सर्च करो, गिनो जरा कितनी एज होती है एक क्यूब की। जल्दी जल्दी सर्च करो, मैं डायग्राम बनने आ गया, फटाफट गिनो कितनी एज है। एज मतलब क्या, वो जो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन जो अपन बना रहे हैं ना, वो ये एज होती है। तो गिनो कितनी एज है, 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, तो 12 एजेस होती है। तो अगर इन 12 एजेस पर आपको लेटाइस पॉइंट्स दिखें, इन 12 एजेस पर अगर आपको लेटाइस पॉइंट दिखें तो ये एज सेंटर कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना, 8 लेटाइस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स प्लस 12 लेटाइस पॉइंट्स एट एजेस। तो ये यूनिट सेल के इसमें काम में तो नहीं आता, ये वॉइड्स जब हम पढ़ेंगे तब काम में आएगा। वॉइड्स वगैरह क्या होते हैं आगे सीखेंगे, अभी जरा इतनी चीज इमेजिन करो। तो यूनिट सेल क्लियर है, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो अब एक बात समझो, एक सॉलिड कैसे बना, एक सॉलिड कैसे बना मुझे बताओ। सर सॉलिड बना लेटाइस पॉइंट से। वेरी गुड। सबसे पहले कौन आए, लेटाइस पॉइंट्स। लेटाइस पॉइंट्स ने क्या करा, लेटाइस पॉइंट्स ने खुद को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, तो बच्चों उससे क्या बना, उससे बने आपके यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स कितने टाइप के देखे आपने, प्रिमिटिव टाइप का यानी सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, ये देखे। अच्छा, यूनिट सेल क्या सिर्फ क्यूबिक शेप का होता है? जी नहीं, यूनिट सेल के अभी अपन 7 अलग अलग टाइप के शेप पढ़ेंगे। शेप्स किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, ए बी सी यानी उसकी एज लेंथ, और अल्फा बीटा और गामा यानी उसके बॉन्ड एंगल्स के बेसिस पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सॉलिड्स में यूनिट सेल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी सॉलिड में ये एससीसी होगा, किसी सॉलिड में बीसीसी टाइप का होगा, किसी में एफसीसी टाइप का होगा, किसी में ईसीसी टाइप का होगा, किसी सॉलिड के अंदर इसका शेप क्यूबिक होगा, किसी में इसका शेप क्यूबिक के अलावा मोनोक्लिनिक हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यूनिट सेल्स आ गए। फिर यूनिट सेल्स ने क्या करा, फिर खुद को रेगुलरली 3 डायमेंशनल तरीके से अरेंज करा। तो क्या बना, क्रिस्टल लेटाइस बना। क्या बना, क्रिस्टल लेटाइस बना। और फिर ये क्रिस्टल लेटाइस जब रेगुलर तरीके से जुड़ा तो एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? तो कोई भी यूनिट सेल इस तरीके से बनता है। तो जरा इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, इसको नोट कर लो। फिर अब मैं आपके सामने बोर्ड पर एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के अंदर हम लोग हमारे यूनिट सेल्स को देखेंगे कि एक तो यूनिट सेल्स के कौन कौन से शेप्स पॉसिबल हैं और ब्राविस लेटाइस क्या होता है। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आपके सामने अगले 2 सेकंड में एक टेबल आने वाली है जो आपको यूनिट सेल्स के शेप, यूनिट सेल कितने शेप के हो सकते हैं, उसको हमने कैसे पता किया ये पता चलेगा। तो ये रही आपके सामने टेबल। हाँ गाइस, तो अब आपके सामने एक बड़ा सा टेबल आ गया है। अब इस टेबल को समझने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई सारे बच्चे, जो मैंने पिछले सेशन में सॉलिड स्टेट्स के वीडियोस अपलोड किए थे, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आप जो यूनिट सेल बोलते हो आप इसे क्यूब ही क्यों मान रहे हो, क्या ये क्यूब के अलावा भी और कुछ हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये जो टेबल पढ़ा रहा हूँ, ये टेबल इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। ये टेबल क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक जो क्यूब था, अभी कुछ देर पहले आप लोगों से मैंने बात करी कि एक क्यूब के 2 ऐसे सिस्टम होते हैं जिस पर आप उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। दैट इज उसकी एज लेंथ और दूसरा उसका एक्सियल एंगल या बॉन्ड एंगल। ये मैंने आप लोगों को बॉन्ड एंगल के नाम से पढ़ाया था। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए हम लोगों ने एक क्यूब बनाया था, एक इस प्रकार का हमारे पास में क्यूब था और ये क्यूब में एक पार्टिकल मैंने यहाँ माना था। मैंने कहा था ये हाइट जा रही है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो इन दोनों के बीच का एंगल गामा, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा। तो ये जो एंगल्स हैं, या तो आप इसको इंटर एक्सियल एंगल्स भी बोल सकते हो, एक्सियल एंगल्स भी बोल सकते हो, या बॉन्ड एंगल भी बोल सकते हो, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था।
और ये जो ए बी सी है ये क्या है, एज लेंथ है, मतलब एक क्यूब की जो एज है, लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट, तो ये जो एजेस हैं आप इसका पता लगा सकते हो। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पर हमारा जो यूनिट सेल होता है वो 7 अलग अलग शेप्स में पाया जा सकता है, वो 7 अलग अलग शेप बनाता है। मतलब अगर एक सॉलिड है, उस सॉलिड में लेटाइस पॉइंट इकट्ठे होकर अगर यूनिट सेल बना रहे हैं तो वो यूनिट सेल 7 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला यूनिट सेल क्यूबिक टाइप का हो सकता है, मतलब क्यूब, पहला यूनिट सेल क्या हो सकता है, क्यूब। अब क्यूब क्यों बनेगा, क्योंकि क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। मतलब जितनी लेंथ ए की होगी उतनी लेंथ बी की होगी, उतनी लेंथ सी की होगी, मतलब उसके तीनों वर्टाइसेस बराबर होंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट। उसी के साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों भी 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। मतलब जो क्यूब बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर रहे, और ये जो एंगल्स हैं, हर एंगल, मतलब अगर आप ये एंगल नोटिस करो तो ये 90 डिग्री का होगा, ये नोटिस करो तो 90 डिग्री का होगा, ये नोटिस करो तो भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा सबसे पहला आपका सिस्टम क्यूबिक सिस्टम, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट ए बी सी बराबर है और अल्फा, बीटा, गामा भी 90 डिग्रीज के बराबर है। अब आगे चलते हैं, अगला शेप आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो कोई भी चीज लेंथ और विड्थ बराबर हो सकती है, यानी कोई दो लेंथ बराबर होगी, लेकिन जो थर्ड लेंथ होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। तो ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीसरी वाली लेंथ थोड़ी सी अलग होगी। अगर एंगल की बात करें तो यहां पर भी तीनों एंगल बराबर ही होंगे, मतलब दो लेंथ बराबर होगी, तीसरी लेंथ बराबर नहीं होगी। अल्फा, बीटा और गामा भी 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। तीसरा चलते हैं ऑर्थोरोम्बिक की तरफ। यहां ए, बी और सी तीनों बराबर नहीं होंगे, ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट, तीनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन इनके बॉन्ड एंगल अभी भी 90 डिग्री के बराबर ही होंगे। अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। जब हेक्सागोनल की बात करें तो बच्चों हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होंगे, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। ये ऊपर वाले ही केस यहां पर होगा, लेकिन यहां पर ऊपर वाले से डिफरेंस क्या है, लेंथ में, सॉरी इंटरएक्सियल एंगल में। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन जो गामा वाला एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों को। ट्राइगोनल, अब बच्चों ट्राइगोनल की बात करें तो ए, बी और सी बराबर हो जाएंगे। यहां पर अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों बराबर तो रहेंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के कुछ और एंगल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में ए, बी और सी तीनों लेंथ बराबर नहीं होगी। अगर एंगल की बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकता है। अगर अपन बात करें ट्राइक्लिनिक की तो ए, बी और सी ये तीनों बराबर नहीं होते, एंड अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर ये लोग नहीं होते। क्या ये चीज समझ में आई ना, अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों यहां पर बराबर नहीं रहेंगे। अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों यहां पर बराबर नहीं रहेंगे, किसके, ये तीनों यहां पर बराबर नहीं रहेंगे किसके, 90 डिग्री के। क्या ये चीज क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग ट्राइक्लिनिक को भी देख सकते हैं। अब देखो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेबल पढ़ाया जाता है कि एक यूनिट सेल के कितने पॉसिबल शेप हो सकते हैं। तो एक यूनिट सेल के टोटल 7 पॉसिबल शेप हो सकते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये इनकी एज लेंथ है, ये इनके एक्सियल एंगल है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये पॉसिबल वेरिएशन नाम की चीज और इसमें ये अलग अलग यूनिट सेल के नाम क्यों लिखे हैं। तो बच्चों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्राविस। ब्राविस का ये कहना था कि आपने बताया कि एक यूनिट सेल में कितने लेटाइस पॉइंट्स हो सकते हैं, एक यूनिट सेल में कितने लेटाइस पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पर यूनिट सेल एससीसी यानी सिंपल यूनिट सेल,
BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 4 प्रकार के हो सकते हैं। और अभी आप लोगों ने ये एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पर आपने एक यूनिट सेल के 7 अलग अलग शेप्स पढ़े। तो जब इन दोनों पॉसिबल वेरिएशंस को कंबाइन किया जा सकता है तो आपको 14 टाइप्स के ब्राविस लेटाइसेस मिल सकते हैं। कितने? 14 टाइप के आपको पॉसिबल ब्राविस लेटाइस मिल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आपका यूनिट सेल क्यूबिक शेप का है तो क्यूबिक शेप के यूनिट सेल SCC यानी सिंपल टाइप का भी हो सकता है, BCC भी हो सकता है और FCC भी हो सकता है। अगर आपका यूनिट सेल का शेप टेट्रागोनल है तो वो SCC यानी सिंपल और BCC यानी बॉडी टाइप का भी हो सकता है। अगर ऑर्थोरोम्बिक शेप है तो SCC, BCC, ECC एंड FCC चारों टाइप का हो सकता है। अगर हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक की बात करें तो सिर्फ सिंपल टाइप का होगा। लेकिन अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो वो SCC और ECC टाइप का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 14 टाइप के आपके पास में यूनिट सेल हो सकते हैं। अगर ये SCC की बात करूं तो ये क्यूबिक शेप का होगा, ये BCC की बात करूं तो ये क्यूबिक शेप का होगा, ये FCC की बात करूं तो क्यूबिक शेप का होगा। तो क्यूबिक शेप के 3 यूनिट सेल हो गए, तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे से। टेट्रागोनल टाइप की बात करें तो 2, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो 4, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक की बात करें तो 1 1 1 सिंपल टाइप के एंड मोनोक्लिनिक की बात करें तो 2 SCC एंड ECC। तो ब्राविस ने बोला दैट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल on the basis of lattice points and on the basis of shape of a unit cell there are 14 types of lattices can be available, 14 type of unit cells are available and इन्हें ही बोला जाता है ब्राविस लेटाइस। इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन पॉसिबल 14 वेरिएशन को ब्राविस लेटाइसेस इन्हें ही बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ब्राविस लेटाइस क्या होता है? ब्राविस लेटाइस मतलब 14 types of unit cells on the basis of FCC, BCC, ECC and on the basis of edge length and interaxial angle। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहले तो हम लोगों ने इन दोनों के बेसिस पर देखा, एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पर देखा कि 7 शेप होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लेटाइस पॉइंट को जब आप अरेंजमेंट देखोगे तो SCC, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में FCC, BCC, ECC है ना, ये सब आते हैं, FCC। तो ये टोटल 4 तरीके के तो ये हो गए और 7 तरीके के ये होगा। तो जब अपन इनका कॉम्बिनेशन करके देखा, जब ब्राविस ने इनको मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि 14 टाइप के आपके पास में यूनिट सेल हो सकते हैं। क्या चीज़ क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट सेल वाला पार्ट खत्म होता है। आराम से इस टेबल को ऑब्जर्व कर लो, रटना कुछ नहीं है। ब्राविस लेटाइस कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के, ये बात हमें याद रखनी है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इनके नाम को याद करने का तरीका देखो, मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक यह है कि CTOHTMT। कैसे? सुनो, CT मतलब क्या? CTO, हमटी ममटी, HT यानी हमटी और MT यानी कि ममटी। CTO हमटी ममटी, CTO हमटी ममटी। नाउ CT इज व्हाट? क्यूबिक, टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, HT मतलब हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, MT मतलब मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल। ये 7 अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स भी देखिए, मैंने लिख रखे हैं। क्यूबिक टाइप का एग्जाम्पल क्या है? NaCl, ZnS एंड कॉपर। टेट्रागोनल का एग्जाम्पल क्या है? व्हाइट टिन, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल क्या है? रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड CDS। ये याद रखना, ये हेक्सागोनल वाला याद रखना, ग्रेफाइट इसमें इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। देन ट्राइगोनल का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरी सल्फाइड, HGS। ट्राइगोनल की बात करें, मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर, नाम में मोनोक्लिनिक है,
यहाँ ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक नाम में ही है, रोम्बिक भी बोल सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक भी बोल सकते हो। तो मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड CuSO4.5H2, इसको ब्लू वाइट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इस टेबल को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, अपनी कॉपीज में लिख के रख लेंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल याद करने हो तो कर लेना, नाम याद होने चाहिए, और ब्राविस लेटाइस कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो गाइस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो SCC यूनिट सेल है, BCC यूनिट सेल है, FCC है, ECC है, इन यूनिट सेल्स के अंदर एक्चुअली में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक तो आपको शायद SCC में 8 लेटाइस पॉइंट लगते होंगे, FCC में 14 लेटाइस पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी इतना नोट कर लो, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर लेना। और अगर नहीं तो आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसकी हम बात करेंगे, बट तब तक के लिए इसको नोट कर लो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।